वेलकम इन हेल्थ सीजियो फीमेल इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जनाना अंदरूनी जिनसी तौलीदी इज़ाए तनासल। औरत के अंदरूनी जिनसी तौलीदी इज़ा में मदरंजा झैल इज़ा शामिल हैं। पहले नंबर पर विजाइना, जिसको उर्दू ज़बान में फिल्ज कहा जाता है। दूसरे नंबर पर यूट्रस, जिसको उर्दू ज़बान में बच्चेदानी कहते हैं। तीसरे नंबर पर है फिलोपियन ट्यूब्स और आखिरी है ओवरीज, जिसको उर्दू ज़बान में बेज़ादानी कहते हैं। इस तस्वीर में आप अंदरूनी जिनसी इज़ा को वाज़िया तौर पर देख सकते हैं कि ये इंसानी जिस्म में किस तरह से मौजूद होते हैं। अगर आप तस्वीर को गौर से देखें तो आपको ये तस्वीर दोनों इतराफ़ में एक जैसी नज़र आएगी, यानी कि दाईं और बाएं दोनों इतराफ़ मिलती जुलती हैं। अगर आप तस्वीर को गौर से देखें तो आपको दरमियान में यूट्रस नज़र आएगा और यूट्रस के दोनों इतराफ़ में आपको ओवरीज़ वाज़िया तौर पर नज़र आएंगी। और ओवरीज़ को जिस चीज़ ने पकड़ा हुआ है उसको हम फिलोपियन ट्यूब्स कहते हैं, जो कि दोनों इतराफ़ में वाक़या है। यूट्रस के थोड़ा सा बिल्कुल नीचे वाली सतह पर आएँ तो आपको सर्विक्स नज़र आएगी और इसके नीचे ही विजाइना मौजूद है। इन तमाम इज़ा के बारे में डिटेल के साथ आगे जाकर स्टडी भी करेंगे। विजाइना, जिसको उर्दू ज़बान में फिल्ज कहा जाता है। द विजाइना इज़ पैसेज और रनिंग मस्कुलर किनाल विच अलाउज द एस्केप मेंस्ट्रुअल फ्लो। विजाइना, जिसको उर्दू ज़बान में फिल्ज कहते हैं, ये इज़लात की बनी हुई एक नाली होती है जो कि मेंसेस को अलाउ करती है, यानी कि इजाज़त देती है कि वो एक जगह से दूसरी जगह बआसानी फ़्लो कर सके। रिसीव द पेनिस एंड एजेक्टेड द स्पर्म ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ये पीनस को इजाज़त देती है कि वो स्पर्म को आगे की तरफ मुंतकिल कर सके। एंड प्रोवाइड्स एन एग्जिट फॉर द फीटस ड्यूरिंग डिलीवरी। और ये बच्चे को भी पैदाइश के दौरान डिलीवर करने में मदद देती है। द एवरेज लेंथ इज़ 10 सेंटीमीटर और विजाइना की जो टोटल लेंथ है वो तकरीबन 10 सेंटीमीटर तक की होती है। ये तौलीदी और जिनसी जज्बात का अहम तरीन मुश्तरका अज़ू है, जो कि नरमो नाजुक और लचकदार किस्म का होता है और अपने ही अंदरूनी पानी से ये हर वक्त तर रहती है, यानी कि विजाइना के अंदर अपना ही पानी खारिज होता रहता है, जिस वजह से ये हर वक्त पानी से तर रहती है। पहले नंबर पर है बलोगत के बाद विजाइना के रास्ते हर माह मेंसेस होते हैं। दूसरे नंबर पर है औरत के जिनसी जज्बात की तस्कीन के लिए ये एक वाहद अज़ू है। तीसरे नंबर पर है विजाइना के ज़रिए ही औरत के जिनसी जज्बात और मलाप की ख्वाहिश पूरी होती है। चौथे नंबर पर है विजाइना की अंदरूनी साख्त स्लूटे नमा, यानी कि फोल्ड रगी होती है जो मुशावरत के वक़्त फैल जाती है। अब इस रगी से क्या मुराद है? रगी असल में कहा जाता है ऐसी नालियों को जो कि फोल्डेड नालियाँ होती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा उनमें बल पड़े हुए होते हैं, जो कि बाद में मुबाशरत के वक़्त फैल भी जाती हैं। आखिरी नंबर पर है विजाइना की गहराई में मुबाशरत के वक़्त मिनी गिरती है और स्पर्म बच्चेदानी में दाखिल होकर हमल का बाइस बनता है। हमल से पहले या फिर हमल के दौरान, बच्चे की पैदाइश के बाद बच्चेदानी से आने वाला खून इसी फ्रिज से गुज़रता है। विजाइना के रास्ते बच्चे की पैदाइश होती है। बच्चे की पैदाइश के बाद औल और झिल्ली का इखराज भी विजाइना के रास्ते से ही होता है। बच्चे की पैदाइश के वक़्त और बाद में भी रतूबतें इसी रास्ते से खारिज होती हैं। लिक्यूरिया और लोकिया विजाइना के रास्ते ही बाहर आता है। ये लिक्यूरिया क्या होता है? लिक्यूरिया असल में सफ़ेद या फिर पीला
यानी कि सफ़ेद और पीले रंग को मिक्स करें तो एक पिलाहट सा रंग बनता है। इस रंग का ये माया होती है जो कि औरतों के विजाइना से निकलता है। बच्चेदानी का अंदरूनी मायना विजाइना ही से किया जाता है। बच्चेदानी की सफाई D&C के औज़ार विजाइना में से ही गुज़र कर की जाती है। ये D&C क्या है? ये दो अल्फाज का मरकब है। D कहा जाता है डायलेशन को और C कहते हैं क्यूरेटिज को, यानी कि डायलेशन एंड क्यूरेटिज। ये ख़ास किस्म के औज़ार के नाम हैं जो कि विजाइना और यूट्रस का मुंह खोलने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और आखिरी नंबर पर है बाज़ मानिया हामिल अद्वियात बतौर स्पर्म कुश यानी कि स्पर्मिसाइड को विजाइना में मुबाशरत के वक़्त इस्तेमाल किया जाता है। स्पर्मिसाइड दो अल्फाज का मरकब है। स्पर्म का मतलब स्पर्म से निकाला गया है और साइड कहते हैं किसी भी चीज़ को रोकना। तो इस तरह से ऐसी अद्वियात जो कि स्पर्म को नुकसान पहुंचाएं या फिर उसको रोकने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, इनको हम स्पर्मिसाइड कहते हैं। इनको आप आम ज़बान में कंट्रासेप्टिव्स भी कह सकते हैं। विजाइना एक नाली नुमा जो बैरूनी जिनसी इज़ा से अंदरूनी जिनसी इज़ा बच्चेदानी की गर्दन तक जाती है। बच्चेदानी की गर्दन आखिर में इसमें दाखिल होती है और इस मकाम को हम वॉल्ट कहते हैं। नीचे तस्वीर को अगर आप गौर से देखें तो आपको वाज़िया तौर पर विजाइना और विजाइनल वॉल्ट नज़र आ रही है। विजाइना को नीले रंग के साथ दिखाया गया है और विजाइना के ऊपर वाले हिस्से को जिसको विजाइनल वॉल्ट कहते हैं ये आप वाज़िया तौर पर देख सकते हैं। सब्ज़ रंग में जो चीज़ आपको दिखाई गई है ये है बच्चेदानी की गर्दन। बच्चेदानी की गर्दन जब इस वजाइना के मकाम पर आकर खुलती है या फिर दाखिल होती है तो इस मकाम को हम विजाइनल वॉल्ट कहते हैं। विजाइना की दीवारें हल्के गुलाबी रंग की होती हैं। विजाइना की दीवारें स्लूटे नमा यानी कि फोल्ड रगीज़ होती हैं। फोल्ड रगीज़ के बारे में आपको मैंने अभी ये बताया कि ये ऐसी चीज़ को कहा जाता है, ऐसी नालियों को कहते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा बलदार होती हैं, यानी कि जिनमें बहुत ज़्यादा बल पड़े होते हैं या स्लूटें पड़ी होती हैं, उनको हम फोल्ड रगीज़ कहते हैं। जो कि कॉपुलेशन यानी कि मुबाशरत और बच्चे की पैदाइश के वक़्त ये स्लूटें खुल जाती हैं और जिस वजह से विजाइना फैल जाती है। विजाइना के इतराफ़ की दाएं और बाएं वाली दीवारें आपस में मिलती रहती हैं जिसकी वजह से यह बैरूनी तौर पर बंद नज़र आती है, लेकिन अंदरूनी इतराफ़ में इसकी दीवारें आपस में मिलती रहती हैं। पबर्टी यानी कि बलौगत के वक़्त शुरू में विजाइना का रास्ता बहुत ज़्यादा तंग होता है, लेकिन बार बार जमा और बच्चे की पैदाइश के बाद विजाइना आहिस्ता आहिस्ता ढीली हो जाती है क्योंकि इसके इज़लात कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। विजाइना में ग्लैंड्स यानी कि रतूबत पैदा करने वाले गदूद हरगिज़ नहीं पाए जाते, लेकिन विजाइना बच्चेदानी की गर्दन सर्विक्स से खारिज होने वाली रतूबत से और विजाइना के अंदर मौजूद खून की नालियाँ यानी कि ब्लड वेसल से खारिज होकर इसके अंदर आने वाली रतूबत से तर रहती हैं। हमें यहाँ पर यह बात वाज़िया हुई है कि विजाइना के अंदर किसी किस्म के कोई गदूद नहीं पाए जाते। फिर इसके अंदर ये माया कहाँ से आती है? इसके अंदर ये माया असल में सर्विक्स से खारिज होने वाली रतूबत और खून की नालियों से खारिज होने वाला मवाद इसकी रतूबत बनाता है और इस रतूबत से ये तर रहती हैं। विजाइना के अंदरूनी सतह पर रतूबत का जायका तुरश होता है और विजाइना की लंबाई तकरीबन 10 सेंटीमीटर तक की होती है, लेकिन इसकी सामने और पीछे वाली दीवार की लंबाई में थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है। यानी कि विजाइना की कुल लंबाई 10 सेंटीमीटर है, लेकिन इस 10 सेंटीमीटर में कोई रद्दो बदल हो सकती है कि सामने और पीछे वाली दीवार की लंबाई एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकती है।
यूट्रस, जिसको उर्दू ज़बान में बच्चेदानी कहा जाता है। बच्चेदानी अंदरूनी जिनसी तौलीद का एक मरकज़ी अज़ू है, जहां हमल ठहरने के बाद बच्चा 9 माह तक परवरिश पाता है और फिर बच्चेदानी की कारकर्दगी और इफ़ाल के पेश नज़र ही बच्चे की पैदाइश मुमकिन होती है। इस बात से ये मुराद है कि यूट्रस, जिसको हम उर्दू ज़बान में बच्चेदानी या रहम कहते हैं, यही असल में वो जगह है जहाँ पर बच्चा नशोनुमा पाता है। इसके कौन कौन से अहम हिस्से हैं उनके नाम देख लेते हैं और फिर इसके बाद इन तमाम को तस्वीर की मदद से भी देखने और जानने की कोशिश करेंगे। पहले नंबर पर है फंडस, यानी यूट्रस का पहला और अहम हिस्सा फंडस कहलाता है, जिसको हम छत भी कहते हैं। दूसरे नंबर पर है बॉडी ऑफ कॉर्पस। तीसरे नंबर पर है सर्विक्स, जो कि असल में बच्चेदानी की गर्दन कहलाती है। चौथे नंबर पर है ऑस यूट्राई, बच्चेदानी की गर्दन का मुंह। पाँचवें नंबर पर है कॉर्निया और आखिरी है कैविटीज़, यानी कि खला। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं पहले हिस्से को, जिसका नाम है फंडस, जिसको हमने छत भी कहा है। बच्चेदानी का ऊपर वाला गोल नमा हिस्सा होता है, यानी कि यूट्रस की शक्ल को अगर देखा जाए तो यूट्रस का जो सबसे ऊपर वाला गोल हिस्सा है उसको हम फंडस कहते हैं। ये बच्चेदानी की छतरी नमा छत होती है, जिस वजह से फंडस को उर्दू में छत भी कहा जाता है। ये सबसे चौड़ा हिस्सा होता है। इस हिस्से में इतराफ़ से ट्यूबें भी इसमें दाखिल होती हैं। बाहर से जो नालियाँ, जिसका नाम फिलोपियन ट्यूब्स है, वो इसी रास्ते से, यानी कि फंडस वाले मकाम से ही इस यूट्रस के अंदर दाखिल होती हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर है कॉर्निया। ये बच्चेदानी के फंडस पर ऊपर वाले बैरूनी ज़ाविये होते हैं। इस मकाम से ट्यूबें दाखिल होती हैं। इस तस्वीर में आप वाज़िया तौर पर यूट्रस के तमाम हिस्सों को देख और समझ सकते हैं। अगर आप तस्वीर को गौर से देखें तो आपको ये 2 रंगों में नज़र आ रही है। ऊपर वाला जो गुलाबी रंग की तस्वीर है, ये असल में यूट्रस को शो कर रही है, जबकि नीचे वाली तस्वीर विजाइना की है। तो अब आपको ये बात वाज़िया हो गई कि यूट्रस और विजाइना इंसानी जिस्म में किस तरह से पाए जाते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर सिर्फ यूट्रस के बारे में पढ़ना है और इसके तमाम हिस्सों का जिक्र भी करना है। यूट्रस का पहला हिस्सा जो कि फंडस कहलाता है, जो कि असल में बच्चेदानी की छतरी नुमा छत है और ये काफ़ी ज़्यादा चौड़ा होता है और इसी हिस्से में इतराफ़ से ट्यूब्स दाखिल होती हैं। तो अब आप तस्वीर में वाज़िया तौर पर फंडस को देख सकते हैं कि ये वाकई में यूट्रस के ऊपर पड़ी हुई है और बिल्कुल छतनुमा इसकी तस्वीर हमें नज़र आ रही है और इसके दोनों इतराफ़ से फिलोपियन ट्यूब्स भी दाखिल हो रही हैं। इसके बाद यूट्रस का मेन हिस्सा उसका बॉडी कहलाता है और आखिरी हिस्सा सर्विक्स कहलाता है, जिसका ज़िक्र हम आगे जाके डिटेल के साथ करेंगे। और इसी तरह अगर आप दाईं तरफ में देखें तो आपको ये बात वाज़िया होती है कि यूट्रस के दोनों इतराफ़ से फिलोपियन ट्यूब्स दाखिल होती हैं और इसी तरह यूट्रस का जो दरमियान वाला अंदरूनी हिस्सा होता है, इसको हम इंटरनल सर्वाइकल OS कहते हैं, यानी कि ये सर्वाइकल केनाल होती है जो कि विजाइना के अंदर जाकर खुलती है। यूट्रस का अगला हिस्सा है बॉडी ऑफ कॉर्पस। ये बच्चेदानी का ऊपर वाला 2/3 हिस्सा होता है और ये बच्चेदानी का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। इस हिस्से को आप पीछे तस्वीर में वाज़िया तौर पर देख सकते हैं कि यूट्रस के सबसे पहले हिस्से को फंडस कहा जाता है, जो कि असल में यूट्रस की छत होती है और बिल्कुल इसी छत के नीचे वाला दरमियाने हिस्सा बॉडी कहलाता है, जो कि यूट्रस का काफ़ी ज़्यादा बड़ा हिस्सा होता है। इसके बाद पढ़ते हैं यूट्रस के अगले हिस्से की तरफ, जिसका नाम है कैविटी। ये बच्चेदानी का अपने ही अंदर ही खला होता है। इस खला में बच्चा परवरिश पाता है।
बच्चे की नशोनुमा के मुताबिक इसमें इजाफा होता चला जाता है। ये यूट्राइन कैविटी क्या होती है? पीछे अगर आप तस्वीर को देखें तो आपने ये देखा होगा कि यूट्रस दो रंग में मौजूद है। एक है हल्का गुलाबी रंग जो कि बैरूनी इतराफ़ कहलाती है और अंदरूनी गहरा रंग यूट्राइन कैविटीज़ कहलाता है, जो कि असल में बच्चे की नशोनुमा के लिए बनाया गया होता है और इसका साइज़ पहले छोटा होता है और जैसे जैसे बच्चा नशोनुमा पाता जाता है इसका साइज़ भी बढ़ता जाता है। अब इसके बाद जिक्र करते हैं यूट्रस के अगले हिस्से की, जो कि है सर्विक्स। इसको उर्दू ज़बान में हम बच्चेदानी की गर्दन भी कहते हैं। बच्चेदानी की गर्दन यानी कि सर्विक्स स्पिंडल की तरह गोल होती है। इसको आप पीछे तस्वीर में देख सकते हैं कि सर्विक्स बिल्कुल गोल नमा हिस्सा होता है जो दरमियान से कदरे खुली, जबकि अंदर और बाहर मुंह की तरफ या फिर मुंह के करीब वाले हिस्से में ये तंग होती है। इसको हमने पीछे तस्वीर में ऐसे ही देखा था। बच्चेदानी की गर्दन विजाइना में ऊपर के हिस्से की तरफ से 90 दर्जे के जाविये में इसके अंदर दाखिल होती हुई नज़र आती है। आप पीछे तस्वीर में देख सकते हैं कि विजाइना जो है उसका कुछ हिस्सा सर्विक्स के ऊपर वाले हिस्से में आया हुआ होता है, यानी कि इस बात से हमें ये मालूम होता है कि सर्विक्स विजाइना के अंदर छुपी हुई थोड़ा सा हिस्सा होता है। सर्विक्स का ऊपर वाला निस्फ हिस्सा विजाइना से ऊपर बाहर होता है। बच्चेदानी की गर्दन का अंदरूनी मुंह यानी कि इंटरनल ओएस तंग होता है। ये भी हमने पीछे तस्वीर में देखा था कि इंटरनल सर्वाइकल ओएस तंग होता है, जबकि एक्सटर्नल सर्वाइकल ओएस थोड़ा सा खुला हुआ होता है, जो एथमस और सर्विक्स के दरमियान खुलता है। बच्चेदानी की गर्दन का बैरूनी मुंह यानी कि एक्सटर्नल ओएस विजाइना के अंदर छोटे गोल सुराख की सूरत में खुलता है, जो विजाइना के ऊपर वाले हिस्से के अंदर होता है। सर्विक्स में रास्ता विजाइना से बच्चेदानी के अंदर खला तक जाता है। बच्चेदानी की गर्दन के बाद जिक्र करते हैं बच्चेदानी का मुंह। यूट्रस का मुंह ओएस ऑफ यूट्राई कहलाता है। ये विजाइना के ऊपर वाले हिस्से के अंदर गोल सराख की सूरत में खुलता है। बच्चेदानी से हैज़ के पीरियड के दौरान आने वाला खून इसी सुराख से विजाइना में दाखिल होता है और फिर इंसानी जिस्म से खारिज कर दिया जाता है। हमल ठहरने के लिए मीनी में मौजूद स्पर्म भी इसी सुराख से बच्चेदानी के अंदर दाखिल होते हैं। बच्चेदानी की शक्ल बिल्कुल कश्मीरी नाशपाती से कदरे मिलती जुलती है। आम हालत में बच्चेदानी का वज़न तकरीबन 60 से 70 ग्राम तक का होता है। बच्चेदानी अंदर से खोखली होती है और बच्चेदानी की साख्त दर्ज झैल है, जिसका पहले तो हम तस्वीर देख चुके हैं और बाकी की इसकी साख्त के बारे में आगे बयान करते हैं। यूट्रस की लंबाई तकरीबन 7.5 सेंटीमीटर होती है और इसकी चौड़ाई 5 सेंटीमीटर होती है। यूट्रस की गहराई 2.5 सेंटीमीटर और इसकी मोटाई 1.25 सेंटीमीटर होती है। बच्चेदानी को असल मकाम और हालत में रखने के लिए 6 मुख्तलिफ लिगामेंट सहारा देते हैं। हमल ठहरने और बच्चे की पैदाइश के लिए बच्चेदानी की गर्दन को सही हालत पर रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। बच्चेदानी की दर्ज झैल 3 तहें होती हैं, यानी कि अगर हम बच्चेदानी को डिटेल के साथ देखें तो हमें ये मालूम होता है कि ये 3 तहों से मिलकर बनी हुई होती है, जिसमें पहली तह है एंडोमीट्रियम, जो कि 2 अल्फाज का मरकब है। एंडो कहा जाता है अंदरूनी इतराफ़ में और मीट्रियम का लफ्ज़ प्लेसेंटा से निकाला गया है। दूसरे नंबर पर है मायोमीट्रियम, जो कि खुद 2 अल्फाज का मरकब है। मायो कहा जाता है इज़लात को और मीट्रियम का लफ्ज़ प्लेसेंटा से निकाला गया है। और तीसरे नंबर पर है पेरीमीट्रियम। पेरी कहा जाता है सबसे बैरूनी इतराफ़ वाली लेयर को।
इस तस्वीर में आप वाज़िया तौर पर यूट्रस यानी कि बच्चेदानी की तीनों तहों को देख सकते हैं। अगर आप तस्वीर को गौर से देखें तो सुर्ख रंग के खाने में इन तीनों तहों को दिखाया गया है। पहले नंबर पर है पेरीमीट्रियम, जो कि बैरूनी इतराफ़ वाली तह होती है और इसको हम पहली तह भी कहते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर है मायोमीट्रियम, जो कि इसकी दूसरी तह होती है। और तीसरे नंबर पर है एंडोमीट्रियम, जो कि यूट्रस की सबसे अंदरूनी तह होती है और इस तह को भूरे रंग में दिखाया गया है। एंडोमीट्रियम, जो कि यूट्रस की तह है, ये दो अल्फाज का मरकब है। एंडो के मैनी इनसाइड यानी कि अंदरूनी इतराफ़ के हैं और मीट्रियम के मैनी प्लेसेंटा से। तो इस तरह से सबसे अंदरूनी तह को एंडोमीट्रियम कहा जाता है। ये तह बच्चेदानी के अंदर की तरफ से सबसे पहली तह होती है। इसकी मज़ीद 3 तहें होती हैं, यानी कि एंडोमीट्रियम खुद आगे जाकर 3 तहों में तकसीम हो जाती है। ये तह हैज़ के दौरान, जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, इसमें अपनी जिसामत मोटाई तब्दील करती रहती है। यानी कि इस पीरियड के दौरान इसकी जो मोटाई है वो ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। हर माह एंडोमीट्रियम की तीनों तहों में से पहली अंदरूनी तह उधड़कर उतर जाती है, जिससे हैज़ के खून का इखराज शुरू हो जाता है और फिर ये तह खुद ब खुद ही मरम्मत हो जाती है और इस तरह से ये हैज़ का पीरियड ख़त्म हो जाता है। इस तरह हर माह हैज़ के दौरानिए के दौरान जो है वो टूट फूट जारी रहती है। ये तय हमल ठहरने पर बार-यावर बेज़ा को कबूल करने के लिए खुद को तैयार करती है। बार-यावर बेज़ा यानी कि फर्टिलाइज ओवम इस तय से चिपक कर इसके अंदर घुस जाता है। इस तय एंडोमीट्रियम के साथ ही ऑल यानी कि प्लेसेंटा जुड़ता है, जिस वजह से हम इसको मीट्रियम कहते हैं, जिससे बच्चे को खुराक और ऑक्सीजन मिलती रहती है। हमल ठहरने के बाद इसी तय को हम डिसूडिया बी कहते हैं। हमल के दौरान एंडोमीट्रियम पहले की निस्बत 4 गुना ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है। यूट्रस की दरमियानी तय मायोमीट्रियम कहलाती है, जो कि 2 अल्फाज का मरकब है। मायो कहा जाता है इज़लात को और मीट्रियम के मैनी प्लेसेंटा से है। तो इस तरह से ऐसी इज़लात की तय को हम मायोमीट्रियम कहते हैं। मायोमीट्रियम बच्चेदानी की दरमियानी तय होती है, जो कि इज़लात से मिलकर बनी हुई होती है, इसलिए इसको हम मसल कोट भी कहते हैं। यूट्रस की दीवार की बेशतर मोटाई इसी तय की वजह से होती है। मायोमीट्रियम की तय के रेशे खून की नालियों के इर्द गिर्द फैले हुए होते हैं और ये ज़रूरत के वक़्त सिकुड़कर खून की नालियों पर दबाव डालते हैं और इस दबाव से बच्चेदानी से जरियाने खून यानी कि ब्लीडिंग को रोकने में मदद मिलती है। मायोमीट्रियम एक इज़लाती तय है, जैसा कि इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि ये एक मायोमीट्रियम यानी कि इज़लाती तय है, इसलिए इस तय में सिकुड़ने और फैलने की सलाहियत होती है। इस तय के दर्ज झैल अहम काम हैं। पहले नंबर पर है ये दबाव डालकर धकेल कर बच्चे की पैदाइश को मुमकिन बनाती है और दूसरा अहम काम ये बच्चे की पैदाइश के बाद खून की नालियों पर दबाव डालकर जरियाने खून को रोकने में मदद देती है। इसके बाद जिक्र करते हैं यूट्रस की पहली और बैरूनी तय का। आप इसको तीसरी और आखिरी तय भी कह सकते हैं। आप इसको बैरूनी और पहली तय भी कह सकते हैं। पेरीमीट्रियम 2 अल्फाज का मरकब है। पेरी कहा जाता है बैरूनी इतराफ़ में और मीट्रियम का लफ्ज़ प्लेसेंटा से है। ये बच्चेदानी की बैरूनी तय होती है, जिसने बच्चेदानी को मुकम्मल ढांप के रखा होता है।
ये तह झिल्लीदार होती है और इसका तल्लक पेट की झिल्ली यानी कि पेरिटोनियम के साथ भी होता है, यानी कि ये पेरिटोनियम के साथ जाके टच करती है, जिस वजह से हम इसका तल्लक पेरिटोनियम के साथ देखते हैं। फिलोपियन और यूट्राइन ट्यूब्स यानी कि इनके दो नाम हैं। आप इनको फिलोपियन ट्यूब्स भी कह सकते हैं, आप इनको यूट्राइन ट्यूब्स भी कह सकते हैं। फिलोपियन ट्यूबें बच्चेदानी के बलाई हिस्सा के बैरूनी किनारे, जिसको कॉर्निया कहा जाता है, इनसे निकलकर पेट के इतराफ़ की तरफ जाती हैं। इस बात को समझने के लिए नीचे तस्वीर को देखें, जहां पर आपको वाज़िया तौर पर ये दिखाई गई है। यहाँ पर आप तस्वीर में देख सकते हैं कि एक इंसानी तस्वीर दिखाई गई है और इस हिस्से को जो कि डब्बे के अंदर आपको दिखाया गया है, ये ज़ाहिर करता है फ़ीमेल इंटरनल ऑर्गन्स यानी कि तमाम अंदरूनी अज़ा को। अब इस अंदरूनी अज़ा को थोड़ा सा बड़ा करके अगर आप देखते हैं तो आप देख सकते हैं वाज़िया तौर पर कि यूट्रस के अंदर से एक मकाम जिसका नाम कॉर्निया है, वहाँ से फिलोपियन ट्यूब्स निकल रही हैं और ये पेट के इतराफ़ की तरफ आपको जाती हुई नज़र आ रही हैं और ये आप तस्वीर में देख सकते हैं। बेज़ा यानी कि अंडा, जिसको हम ओवम भी कहते हैं, इसको हासिल करने के लिए मेहराब की सूरत में बेज़ादानी यानी कि ओवरी के ऊपर बैरूनी तरफ से खम खाती हुई बेज़ादानी के नीचे कैफनमा फ्रिंक्ड एंड की सूरत इख्तियार करती हुई होती है। ये भी आप नीचे तस्वीर में देख सकते हैं, यानी कि ये यूट्रस वाले मकाम से बिल्कुल सादी और सीधी सी नाली होती है, लेकिन आगे जाकर जब ये ओवरी के मकाम तक पहुंचती है तो वहाँ से ये खम खाती हुई हमें नज़र आती है। और बेज़ादानी यानी कि ओवरी के मकाम पर ही ये जो है ये हमें बिल्कुल कुछ इस तरह से नज़र आती है कि जैसे कोई हाथ किसी को पकड़ रहा होता है। जैसे हम हाथ से गेंद को पकड़ने की कोशिश करते हैं, इसी तरह फिलोपियन ट्यूब्स भी इस ओवम को पकड़ने की कोशिश करती हैं। तो इसको आप नीचे तस्वीर में देख सकते हैं। बेज़ा यानी कि ओवम खारिज होने पर इसे दबोचकर बच्चेदानी के अंदर खुद पहुंचाने का ये काम करती है। पहले नंबर पर है यूट्राइन ट्यूब में हमल ठहरने के लिए जरसूमे यानी कि स्पर्म्स और बेज़े का आपस में मिलाप होता है। जरसूमे कहा जाता है स्पर्म्स को और बेज़ा कहा जाता है ओवम को, यानी कि ओवम और स्पर्म का आपस में मिलाप होता है तो इसी से हमल ठहरता है। नंबर 2 पर है ये ट्यूबें हमल के अयाम के अलावा हर माह बारी बारी बेज़ादानी से बेज़ा हासिल करके यूट्रस में पहुंचाती रहती हैं। तीसरे नंबर पर है बेज़ा यानी कि जो अंडा होता है, जिसको ओवम कहा जाता है, बज़ाते खुद हरकत नहीं कर सकता, इसलिए ये ट्यूबें यानी कि जिसका नाम फिलोपियन ट्यूब्स है, ये आगे आगे धकेल कर बच्चेदानी में इसको पहुंचाने का काम करती हैं। यानी कि इस बात से ये मुराद है कि गेंद खुद से हरकत नहीं कर सकती, गेंद को हरकत देने के लिए ये ट्यूबें होती हैं। पहले ये ट्यूबें उसको पकड़ती हैं और पकड़ने के बाद उसको अपने अंदर का हिस्सा बना लेती हैं और फिर इसको आगे की तरफ धकेलने का काम करती हैं। चौथे नंबर पर है ये ट्यूबें मर्दाना मिनी के जरसूमे यानी कि स्पर्म्स को अपनी तरफ हासिल भी करती हैं। आखिरी नंबर पर है जब जरसूमे और बेज़ा के आपस में मिलाप से बेज़ा आवर हो जाता है तो इसे बच्चेदानी तक पहुंचाने तक ये ट्यूबें खुराक मुहैया करती हैं। हर फिलोपियन ट्यूब तकरीबन 11 सेंटीमीटर लंबी होती है। इन नालियों का वो सिरा जो बच्चेदानी के अंदर दाखिल होता है वो बारीक होता है। अभी हमने ये बात की कि फिलोपियन ट्यूब की लंबाई तकरीबन 11 सेंटीमीटर होती है, लेकिन इसकी मोटाई मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ होती है। वो सिरा जो कि बच्चेदानी के अंदर दाखिल होता है वो बहुत ही ज़्यादा बारीक होता है, जो कि सर के तकरीबन 3 या 4 बालों की मोटाई के बराबर सुराख होता है। जैसे ही ये बैरूनी तरफ बढ़ती है, ट्यूब का अंदरूनी सुराख चौड़ा होता चला जाता है। इन नालियों की अंदरूनी तह में ऐसी मम्ब्रेन की तह होती है जिनके रेशे बालों की मानद ज़रा उठे हुए होते हैं और इन बालों वाले रेशों को हम एनाटॉमी की ज़बान में सीलिया कहते हैं।
बेज़ा यानी कि ओवम को आगे से आगे धकेलने के लिए यही सीलिया फ़राइज़ सरअंजाम देते हैं। फ़िलिपियन या फिर यूट्राइन ट्यूब के दर्ज झैल अहम हिस्से होते हैं। पहले नंबर पर है इंटरस्टिशियल पोर्शन, दूसरे नंबर पर है इस्थमस, तीसरे नंबर पर है एम्प्यूला और आखिरी हिस्सा है एम्फियोडिब्यूलम। फ़िलिपियन या फिर यूट्राइन ट्यूब के हिस्सा एम्प्यूला में ही औरत का बेज़ा यानी कि ओवम और मर्द के जरसूमा जिसको स्पर्म कहते हैं यहाँ पर आकर मिलकर बराबर होता है और हमल ठहर जाता है। विजाइना में मुबाशरत के दौरान मीनी के गिरने के बाद जरसूमे खुद हरकत करते करते इस मकाम तक पहुँच जाते हैं और इनको ये हरकत असल में यही सीलिया मुहैया करते हैं और बेज़ा से मिलाप करके हमल ठहरने का मौजिब बनते हैं। ये ट्यूबें यानी कि जो इनको हम फ़िलिपियन ट्यूब्स कहते हैं बराबर बेज़े को बच्चेदानी में पहुंचा देती हैं और फिर इसके अलावा ये नशोनुमा भी शुरू हो जाती है और ये बच्चे को उतनी देर तक जो है वो नशोनुमा मुहैया करने का काम भी करती हैं। ओवरीज़ जिसको उर्दू ज़बान में बेज़ादानी कहा जाता है। लड़की में बेज़ादानी तादाद में 2 होती हैं जिनको आप तस्वीर में वाज़िया तौर पर देख सकते हैं कि इनकी तादाद 2 है। दाईं और बाईं दोनों इतराफ़ में ये मौजूद हैं जिनकी मुकम्मल नशोनुमा आलमी शबाब में होती है। ये बेज़ादानियाँ बच्चेदानी के बैरूनी तरफ ज़रा अलहदा हटकर दाएं और बाएं जानब यूट्राइन ट्यूब के करीब ही वाक़या होती हैं। इन तमाम बातों को हम तस्वीर में देख सकते हैं कि दरमियान में हमें वाज़िया तौर पर यूट्रस नज़र आ रहा है और इसके साथ ही यूट्रस का ऊपर वाला हिस्सा जो कि फंडस कहलाता है वहाँ से निकलने वाली 2 ट्यूबें दाईं और बाईं इतराफ़ वाली जिनको हम फ़िलिपियन ट्यूब्स या फिर यूट्राइन ट्यूब्स कहते हैं। बिल्कुल इनके आखिरी हिस्से पे जो चीज़ हमें नज़र आती है वो हैं ओवरीज़ जिनको आप तस्वीर में सफ़ेद रंग में देख सकते हैं। हर माह बाद किसी भी एक बेज़ादानी से बारी के मुताबिक अंडा खारिज होता है क्योंकि हर माह में सिर्फ़ एक दफ़ा एक ओवम खारिज होता है जो दोनों तरफ की बेज़ादानियों से बारी बारी खारिज होता है। यानी कि अगर एक बार एक दाईं तरफ वाली से खारिज हुआ है तो अगले माह फिर दूसरी बाईं तरफ वाली से खारिज होगा। तकरीबन 56 रोज़ के बाद एक तरफ की बेज़ादानी यानी कि ओवरी को बारी के मुताबिक अंडा खारिज करने का मौका मिलता है। इस तरह तकरीबन 28 रोज़ के बाद किसी एक ओवरी से बेज़ा खारिज होता है। हर ओवरी के 2 हिस्से होते हैं, एक को हम मिडल्ला और दूसरी को हम कॉर्टेक्स कहते हैं। बेज़ादानी के दर्ज झैल 2 अहम काम हैं। पहले नंबर पर ओव्यूलेशन फंक्शन यानी कि बेज़ा अंडा ओवम का इखराज और दूसरे नंबर पर है एंडोक्राइन फंक्शन। इससे मुराद ये है कि इसमें हार्मोन पाए जाते हैं और ये हार्मोन इखराज का काम करते हैं। ओव्यूलेशन बेज़े का इखराज किस तरह से होता है? ओव्यूलेशन का मतलब बेज़ादानी से हर माह एक दफ़ा अंडा यानी कि बेज़े का इखराज का होना है। औरत में तकरीबन हर 28 रोज़ के बाद किसी एक तरफ की जो ओवरी है उसकी सतह पर ये नमूदार होता है। इसके खारिज होने के लिए सुराख या मखसूस रास्ते नहीं होते बल्कि बेज़ा के ऊपर जिल्द इंतहाई नरम और बारीक होती है जिसके फटने से बेज़ा खारिज होकर आज़ाद हो जाता है जिसे फौरी ट्यूब के बैरूनी सिरे कैफ नमा जालर में दबोच लिया जाता है। ये अमल तंदुरुस्ती और हमल के अयाम के अलावा हर माह एक दफ़ा होता है। ये सिलसिला बलोगत की उम्र से हैज़ बंद होने की उम्र तक जारी रहता है। इस तरह बारी बारी एक तरफ की ओवरी को तकरीबन 2 माह बाद बेज़ा खारिज करने का मौका मिलता है।
यानी कि एक माह में एक तरफ वाली खारिज करेगी, उसके बाद अगले महीने दूसरी तरफ वाली खारिज करेगी, फिर उसके बाद पहली वाली की बारी आ जाएगी। तो इस तरह से ये सिलसिला जारी व सारी रहता है।